इस वक्त हम ठीक डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और आपको बताना चाहेंगे कुछ दिनों पहले वार्ड नंबर 7 में हम गए थे। हमने वहाँ का विजिट किया था और वहाँ के कुछ मकामी लोगों का ये कहना था साफ तौर पे कि जो डंपिंग साइट यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बनाई गई है उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो ट्रक टर्मिनल वहाँ पे बनाया गया है वो ट्रक टर्मिनल का काम भी नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं उनने काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना अपना वहाँ पे बताया था कि काफ़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी तरह की अपील इन लोगों ने की थी। आज फिर से डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास से गए थे, उनसे इनने बातचीत की है और काफ़ी भरोसा इन लोगों को दिया गया है। इनसे बातचीत करते हैं क्या बातचीत हुई और क्या बताया गया। आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मेरा नाम बशीर अहमद है। बशीर जी, आज आप डिप्टी कमिश्नर डोडा से मिले, क्या डिप्टी कमिश्नर डोडा ने आपको बताया? हाँ, हम डीसी साहब से मिले आज सुबह। हम डीसी साहब के पास गए थे, कुछ दिन पहले भी आप वहाँ आए थे डंपिंग पे। आपने वहाँ की हालात देखी थी, वहाँ की हालात क्या है और जो उस कचरे की वजह से पूरी बस्ती को भुगतना पड़ता है। उसी मसले में हम डीसी साहब के पास गए थे। डीसी साहब भी वहाँ मौके पे आए थे कुछ देर पहले। अब डीसी साहब ने ये भरोसा हमें दिलाया कि जो बाज़ार का जो कचरा आता है उसके लिए हम मशीनरी वहाँ पे लगा रहे हैं, काम लगा है। बेसिकली हमने देखा वहाँ पे काम लगा है। मशीनरी जब ये लगाएंगे ये उसमें कचरा डाल के उसको जला देंगे। डीसी साहब का कहना यह है कि कचरा हम लोगों को अब वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो जो हॉस्पिटल की गंद है उसको वहाँ पे अब नहीं लाया जाएगा, ना उनको कोई परमिशन है वहाँ लाने की। हमने ये डीसी साहब को कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल की गंद लाते हैं। डीसी साहब ने फ़ोन भी किया इनको कि भाई आप किसको पूछ के वहाँ पे गंद लेते हो। तो वो साफ होकर गए कि हम नहीं जी लाएंगे आज के बाद, आप देखते हैं आगे क्या होगा। पहले भी एक बार आपने हमें बुलाया था, वहाँ पे ये भी दिखाया था, हमने खुद भी देखा था, वहाँ पे मरे हुए जानवरों को भी लाया जाता था। क्या उस पर भी कोई बातचीत वगैरह हुई? ये जो इन्होंने डंपिंग, जो वेस्ट डंपिंग जो हाल जो बनाया था, इन्होंने ये खाद फैक्ट्री के नाम पे बनाया था। पहले तो ट्रक टर्मिनल था, वहाँ पे ट्रक अड्डा, तो फिर ये खाद फैक्ट्री के नाम पे वहाँ पे वो डंपिंग हाल बनाया गया। वहाँ पे जितना बाजार में माल मवेशी मरता है, कभी कुछ भी कोई भी जानवर मरता है तो उसको वहाँ पे लाके छोड़ देते हैं और जब काफ़ी जमा गंदगी हो जाती है उसके बाद ये जेसीबी लाके उसको पलायन करने के चक्कर में ये पूरी बस्ती को बीमार कर देते हैं। अब डीसी साहब ने ये कहा कि हम वहाँ पे मशीनरी लगाएंगे, हॉस्पिटल की गंद उसको बंद कर देंगे और जो ट्रक टर्मिनल का मसला है उसका काम हम जल्द से जल्द लगाएंगे। हमें उम्मीद है अब डीसी साहब कुछ न कुछ करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के। हाँ। आपका नाम क्या है और आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है, मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूँ। क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से परसों हमने हालात देखे थे बहुत देखने के लायक नहीं थे, आज डिप्टी कमिश्नर डोडा से आप मिले, क्या उन्होंने बताया और क्या भरोसा दिया? जी, हम आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं और डीसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उनने हमें भरोसा दिलाया है कि जो वहाँ पे वो गंद आती है उसको हम ख़त्म कर देंगे, आपको कोई बदबू नहीं आएगी अब। और जो ट्रक टर्मिनल का मसला था उसका भी हम काम 8-10 दिन तक जल्दी शुरू करने वाले हैं। चलिए, साफ तौर पे देख रहे हैं आप, आज इन लोगों के चेहरों पे खुशी नज़र आ रही थी। जिस तरह से कुछ दिनों पहले साफ तौर पे आपने देखा था, लगभग 7 दिन पहले हम इनके इलाके में गए थे, यानी कि वार्ड नंबर 7 के अंदर गए थे जहाँ पे ट्रक टर्मिनल की बात की गई थी। वहाँ पे ट्रक टर्मिनल बनेगा मगर ट्रक टर्मिनल नहीं बना, डंपिंग साइट वहाँ पे ज़रूर बनी और इन लोगों को, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और हमने खुद भी देखा जो गंदगी वहाँ पे लाई जाती थी उसको आग लगाई जाती थी। और जिस तरह से आज डिप्टी कमिश्नर डोडा से ये मिले, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जल्द से जल्द ट्रक टर्मिनल का काम भी लगेगा और जो गंदगी वहाँ पे है, जो गंदगी शहर की वहाँ पे आती है, उसके लिए एक मशीनरी वहाँ पे लाई जाएगी, उसको वहीं पे ख़त्म किया जाएगा और आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि कब तक उस ट्रक टर्मिनल का काम लगेगा और इनकी दिक्कत को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। मरकजी सरकार की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के ऐलान के बाद ही राजौरी और पुंछ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आने लगे और उसके बाद कहीं खुशी और कहीं गम वाली बातें भी हमने देखी। मगर उसके बावजूद, हालांकि मरकजी वज़ीर दाखिला की तरफ से राजौरी के अंदर एक बात कही गई थी, गुज्जर और बकरवालों का हक नहीं छीना जाएगा बल्कि पहाड़ियों को भी उनका हक दिया जाएगा। मगर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ जगह एसटी बचाओ मार्च निकाले जा रहे हैं और कई जगह मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए मार्च निकालेंगे। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर भाजपा लीडर एडवोकेट विबोध गुप्ता जी, इनसे जानेंगे। गुप्ता साहब, अमित शाह जी की तरफ से ऐलान किया गया था कि गुज्जर बकरवालों का हक नहीं छीना जाएगा और पहाड़ियों को भी उनका हक दिया जाएगा, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल तबके की तरफ से वादी से एक एसटी बचाओ मार्च निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पहाड़ियों की तरफ से शुक्रिया मार्च निकाला है। किस तरह देखते हैं आप इन दोनों? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कभी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी,
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो उन्होंने प्यार दिखाया है, मोहब्बत दिखाई है, वो यहाँ के लोग सदियों सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर वर्ग और हर कबीले के साथ, हर लोगों के साथ इंसाफ हुआ। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ के साथ इंसाफ हुआ, गोरखा समाज, उसके बाद वाल्मीकि समाज के साथ इंसाफ हुआ, यहाँ की बेटियों के साथ इंसाफ हुआ, और उसके बाद गुज्जर बकरवाल समाज के साथ इंसाफ हुआ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया गया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट जो है उनको दिए गए, और अब जो माननीय गृह मंत्री जी राजौरी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ होगा, उनको भी जस्टिस जी शर्मा की रिकमेंडेशन जो है उनकी वो लागू की जाएगी, उनको एसटी का दर्जा मिलेगा, और गुज्जर और बकरवाल समाज के की रिजर्वेशन को छेड़े बिना, उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बिना, उनकी रिजर्वेशन को बिल्कुल छेड़े बिना जो है वो पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है वो रिजर्वेशन जो है दी जाएगी। उसके बावजूद कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे, हर समाज में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। गुज्जर बकरवाल समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने एक पैदल यात्रा शुरू की। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात कह दी, हम लोग देश के गृह मंत्री हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, और वो एक पैदल मार्च यात्रा निकाल कर और एक बड़ा एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल समाज और पहाड़ी कबीले के लोगों को आमने सामने खड़ा किया जाए, वो ठीक नहीं है। एक बात। दूसरी बड़ी बात कि परसों माननीय हमारे एलजी माननीय मनोज सिन्हा साहब ने बड़े साफ शब्दों में ये बात बोल दी कि देश की गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोला है कि गुज्जर बकरवाल समाज के राइट्स को छेड़े बिना, उनकी रिजर्वेशन को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के लोगों को रिजर्वेशन दी जाएगी, एसटी का दर्जा दिया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के एलजी बोल रहे हैं, एलजी माननीय मनोज सिन्हा जी बोल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम मनोज सिन्हा जी का भी धन्यवाद करते हैं कि जो पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन को लेकर, एसटी के दर्जे को लेकर उनकी एक बड़ा सपोर्ट रहा, बड़े सपोर्टिव रहे, और परसों की स्टेटमेंट के बाद तो पैदल यात्रा वैसे ही खत्म कर देनी चाहिए थी उनको। जब एलजी साहब ने कह दिया कि होम मिनिस्टर जी ने जो राजौरी के अंदर बोला है वो पत्थर पर लकीर है, और जब उन्होंने बोल दिया, और मैं एज एलजी ये बात कह रहा हूं कि गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं जाएगा, उसके बावजूद उसके बाद इस पैदल यात्रा का और मोदी जी के खिलाफ नारे, अमित शाह जी के खिलाफ नारे, और एक पहाड़ी कबीले और गुज्जर बकरवाल समाज के बीच में एक खलिश पैदा करने का जो काम कर रहे हैं ये कुछ लोग, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपने पहले भी प्रयास किया कि जम्मू के अंदर हिंदू और गुज्जर बकरवाल को आमने सामने 3-4 वर्ष पहले आमने सामने लाने का प्रयास किया था, पर आप फेल हो गए थे उसमें, और अब आप प्रयास कर रहे हैं कि पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल समाज को आमने सामने खड़ा करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप उसमें पक्का फेल होंगे। दूसरी जड़ी बात जो आपने कही कि भाई पहाड़ी कबीले के लोग, जो हमारा पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम है, वो उन्होंने धन्यवाद यात्रा अगर निकाली है तो उसमें बुरा क्या है। अगर वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद यात्रा धन्यवाद कर रहे हैं और जगह जगह जाकर लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 60 वर्षों से 70 वर्षों से पहाड़ी कबीले के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े नारे लगाए, और उन नारे लगाकर चुनावों में अपने लोगों को इलेक्शन भी जितवाए, और वो लोग मिनिस्टर्स भी रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, क्योंकि उनकी वो गलत नहीं थे, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी, कांग्रेस की पॉलिसीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज या पीडीपी की पॉलिसीज, वो कहीं ना कहीं पहाड़ी कबीले के विरोधी पॉलिसीज थी, और जिसके कारण वो लोग चाहकर भी उसका पहाड़ी कबीले को लाभ नहीं पहुंचा सके। और आज अगर ऐसी हुकूमत आई है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है कि जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, हर कबीले को इंसाफ देना, और उसमें पहाड़ी कबीला और ओबीसी समाज के लोगों को भी इंसाफ मिल रहा है, वो उसके लिए अगर धन्यवाद यात्रा की जा रही है तो मेरा कहना है कि वो एक अच्छी बात है। और जिस ढंग से लोग जुड़ रहे हैं इस धन्यवाद यात्रा के अंदर, वो भी अपने आप में बड़ा एक मैसिव एक मैसेज है, और मुझे लगता है कि भाई ये यात्रा बड़ी अच्छे से चल रही है और इसमें हमें सपोर्ट भी करनी चाहिए।
क्या कारण है कि इन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं? हालांकि जिस तरह वज़ीर दाखिला ने राजौरी के अंदर भी ये बात कही, उसके बाद एलजी साहब ने भी ये बात कही कि इन गुज्जर और बकरवालों के हक को छेड़ा नहीं जाएगा। हालांकि अगर ये कहें कि गुज्जर और बकरवालों के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे हैं, मगर कुछ लोगों की तरफ से रैली का सिलसिला जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह आज रैली के लिए कहा जाए कि राजौरी पहुँचेगी, क्या कारण है कि इन लोगों को समझा नहीं पा रहे? देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर मैं नेगेटिव हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, आप मुझे क्या समझाएंगे? जब मेरा मन बन गया है कि मुझे नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, मुझे तोड़ फोड़ की राजनीति करनी है, मुझे डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी है, तो किसी न किसी को क्या समझाना है? माननीय मनोज सिन्हा, एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब की इस स्टेटमेंट के बाद कि मैं एक जम्मू कश्मीर का एलजी होने के नाते मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ कि आपके रिजर्वेशन को नहीं छेड़ा जाएगा, उसके बाद भी वो यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि हम उनकी इन बयानों से बचें। हम उसकी यात्रा को तो लोगों का आप देखिए कोई समर्थन नहीं मिल रहा, 30-40 लोग से ज़्यादा उस यात्रा के अंदर लोग नहीं हैं, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताइए जमशेद जी, देश के अंदर 8.5 करोड़ लोग जो हैं वो ट्राइब हैं। कितने लोग हैं? 8.5 करोड़, उसमें 12 लाख लोग और ऐड होने। अब 8.5 करोड़ में 12 लाख लोगों के और ऐड होने से क्या नुकसान देश के अंदर ट्राइब को होने वाला है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। और दूसरी बड़ी बात, जब एक बात गृह मंत्री जी ने कह दी कि स्टेट की रिजर्वेशन को लेकर छेड़ाखानी नहीं होगी, तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। मरकज़ की तरफ से कहा गया, एलजी के साहब की तरफ से कहा गया, आप लोकल लीडर हैं, नौजवान लीडर हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश इन लोगों के लिए रहेगा जो लोग आज यात्रा पे? देखिए, मेरा तो साफ ये मानना है कि जो बात आपने भी कही है कि जितने भी बड़े यहाँ स्टाल वर्ड हैं गुज्जर लीडर्स के, वो लोग इस बात को समझते हैं और वो लोग इसलिए इसमें कहीं भी आपको उनकी ऐसी नेगेटिव या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है वो नज़र नहीं आई होगी। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं या कुछ इस किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, बाद में माफ़ी भी मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मेरा गुज्जर बकरवाल समाज और पहाड़ी कबीले के लोगों से इतना ही कहना है कि हम इन स्टेटमेंट से बचें, इन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से बचें, उनके इसके झूठे प्रचार से बचें। और हमें मुझे याद है कि जब जम्मू के अंदर माननीय अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि भाई अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है, और उसके बाद एक बड़े पंडाल के अंदर डेपुटेशन मिलने के लिए गए। भाजपा का डेपुटेशन भी जमशेद जी वहाँ पर था, गुज्जर बकरवाल समाज का भी था, पहाड़ी कबीले का भी था और पीओजे के विस्थापित समाज का भी था। जब गुज्जर बकरवाल समाज का वहाँ डेपुटेशन जो मिल रहा था, तो उनमें से किसी ने कह दिया होगा कि पहाड़ी कबीले के लोगों का राइट नहीं है, वो इसमें डिजर्व नहीं करते हैं, उनको एसटी नहीं मिलना चाहिए। तो जो वहाँ हम लोग खड़े थे, हमें अमित शाह जी की बात सुनाई दी। उन्होंने कहा भाई सुनो मेरी बात, ये राजौरी पुंछ के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं और हो भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट रुक रही है यहाँ पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल की लड़ाई के कारण, और मुझे पहाड़ी कबीले को एसटी देकर इस लड़ाई को सदा सदा के लिए ख़त्म करना है। जमशेद जी, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं। मुझे ये बताइए कि एक परिवार के अंदर 4 बेटे हैं, वो उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है। जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ठीक ढंग से हल कर दिया जाए, वो परिवार में फिर सुखी हो जाता है, फिर उनमें प्यार बन जाता है। वही बात है कि जब पहाड़ी कबीले को उनका राइट मिल जाएगा, तो यहाँ पर मेरा यही संदेश है कि हमें मिलकर राजौरी पुंछ को आगे ले जाना है, हमें इस लड़ाई से बाहर निकलना है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट विबोध गुप्ता जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि हर एक तबके को उनका हक दिया गया है। हालांकि उन्होंने इस यात्रा को लेकर ज़रूर ये बात उठाई है कि ये यात्रा इन लोगों में दूरियां डाल सकती है, क्योंकि कई बड़े लीडरों की बात अगर हम करें, गुज्जर बकरवाल तबका के कई बड़े लीडर इसमें से नज़र नहीं आ रहे, मगर कुछ लोगों की तरफ से या कुछ लीडरों की तरफ से ये रैली ज़रूर देखने को मिल रही है। हालाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर कल एलजी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि गुज्जर और बकरवालों का हक उनसे नहीं छीना जाएगा। उसके साथ साथ एक मकामी लोकल लीडर हमारे एडवोकेट विबोध गुप्ता जी, उनकी तरफ से भी बात कही गई है कि गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों को उनका हक जरूर दिया जाएगा, उनका हक नहीं छीना जाएगा और पहाड़ियों को भी उनका हक जरूर दिया जाएगा। इस समय हम जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानकचक इलाके में मौजूद हैं और यहां आने का कारण यह है कि जिस तरह से नानकचक हाईवे पे लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण साफ तौर पर नजर आता है कि ये जो मेरे पीछे का आप हाईवे स्ट्रेच देख रहे हैं, ये सिंगल स्ट्रेच है और अगर इसके पीछे चले जाएं तो 4 लेनिंग का काम कंप्लीट हुआ है, इसके आगे चले जाएं तो वहां पर भी 4 लेन हुई है। लेकिन ये जो 100-150 मीटर का ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं, ये जो है ये सिंगल स्ट्रेच है, क्योंकि रेलवे पुल है मेरे पीछे आप जो साफ तौर पर देख पा रहे हैं,
और यहाँ से जो ट्रैफिक है वो सिंगल स्ट्रेच से गुजरती है, यानी जो जम्मू जाने वाली गाड़ियाँ हैं या कठुआ जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो एक ही ट्यूब से गुजरती हैं। और कई बार तेज रफ्तार होने के कारण यहाँ पर सड़क हादसे पेश आए हैं, जिस तरह से गाड़ियों का आपस में टकराव होता है और यहाँ पर कई कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, कई लोग इंजर्ड हुए हैं। और बीते दिनों में भी एक जो सड़क हादसा पेश आया था वो भी इसी नानकचक इलाके में पेश आया था, जब एक तेज रफ्तार बस जो एक दूसरी बस को ओवरटेक कर रही थी तो यहाँ पर काफी कैजुअलिटीज देखने को मिली और कई लोग जख्मी हुए। लेकिन साफ तौर पर कारण यही नजर आता है कि जो सिंगल स्ट्रेच है, लेकिन इसको लेकर सरकार की लापरवाही ये साफ तौर पर नजर आई कि रेलवे पुल है तो रेलवे अथॉरिटीज को लेकर बात करें, या अब हाईवे है तो हाईवे अथॉरिटी की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, तो इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं बन पा रहा है, जिससे लोग जो वो सफर हो रहे हैं और आए दिन सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। और इसी सिंगल स्ट्रेच से निजात पाने के लिए यहाँ पर अंडरपास का काम आज से कुछ सालों पहले शुरू किया गया था, जो तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, लेकिन वो अंडरपास आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उसी की वजह है कि आज कई सालों के बाद भी लोग इस दिक्कत परेशानी से निजात नहीं पा पाए और लगातार सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। नानकचक इलाके के लोगों की बात करें जो हर बार सड़क हादसों को लेकर आई विटनेस बनते हैं, उनके आंखों के सामने कई सड़क हादसे पेश आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कम्युनिकेशन गैप है वो भरा नहीं जा रहा। रेलवे अथॉरिटीज की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें, तो उन्हीं की वजह से ये जो अंडरपास का काम है ये अधर में लटका हुआ है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा भी बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी सुचारू नहीं है और लोगों को काफी नुकसान है। दुकानदार है, आसपास घर है और लोगों का यहाँ से आना जाना मुश्किल हो चुका है। और कहीं ना कहीं ना तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट है, और ना ही कोई चमकीली टेप का इस्तेमाल किया गया कि आगे सिग्नल कोई पता चल पाए, कोई एरो पता चल पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस सिंगल स्ट्रेच से जो गाड़ियां आप देख रहे हैं चलती हुई, आमने सामने से जो गाड़ियां आती हैं ये काफी तेज रफ्तार इन गाड़ियों की होती है और कई चालकों को पता ही नहीं चल पाता क्योंकि वो 4 लेन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अचानक से जब वो सिंगल स्ट्रेच से गुजरते हैं तो वो फिर अपनी स्पीड के ऊपर भी नियंत्रण खो बैठते हैं और सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। कैजुअलिटीज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, इंजर्ड काफ़ी लोग यहाँ पर हुए, कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन इतने सालों पहले जो काम अंडरपास का शुरू हुआ वो आज तक अधर में लटका है, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि ये एक चिंता का विषय है और इसको लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन को चाहिए कि रेलवे अथॉरिटी से बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करें और इनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो दूर हो और ये जो लापरवाही नजर आ रही है इस लापरवाही को हमें आगे ना देखना पड़े। ये सिंगल स्ट्रेच जो है ये डबल स्ट्रेच के रूप में तब्दील किया जाए जल्द से जल्द। जो अंडरपास आप बना हुआ देख रहे हैं लेकिन उसका काम अधर में लटका हुआ है और ये एक चिंता का विषय। ये अंडरपास शुरू होता है जब आप विजयपुर की तरफ से आते हैं और सांबा की तरफ जाते हैं तो वहीं पर एक हिस्सा अंडरपास का वहां पर बन रहा है। और ये भी है अगर आगे रेलवे पुल है तो उस पुल के नीचे से ये अंडरपास बनना है, लेकिन अभी तक नहीं बन पा रहा। क्या कारण है जिसके चलते ये लगातार दिक्कतें परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और ये जो स्ट्रेच है सिंगल स्ट्रेच ये जानलेवा साबित लगातार हो रहा है। और ये प्रशासन को भी मालूम है, यहाँ रहने वाले लोग जो अपने घरों से निकलते हैं उनको डर सताता है कि कहीं वो सड़क हादसों का शिकार ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। देखिए अब ये 2 गाड़ियां जब आएंगी एक लेन से गुजरेंगी और इसी तरह से सड़क हादसे बढ़ेंगे जब आमने सामने इन तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। ये बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है इस समय। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानकचक इलाके की बात करें तो ये इस दिक्कत परेशानी को दूर करना होगा। यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो भी सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं। तो ये 100 मीटर का स्ट्रेच जो लगातार जानलेवा साबित हो रहा है, इससे पीछे और आगे चले जाएं तो 4 लेने का काम कंप्लीट है, लेकिन यहीं पर सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम जब यहाँ बैठे होते हैं अपनी दुकानों पर हम हर घंटे यहाँ पर देखते हैं कि कोई ना कोई सड़क हादसा यहाँ पर पेश आता है। उम्मीद करेंगे कि इसको लेकर अथॉरिटीज काम करेंगी और इस दिक्कत परेशानी को दूर कर लोगों को सहूलियात प्रदान करेगी ताकि लोग जो है वो डर के साए से बाहर आ पाए। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 24/7 न्यूज के लिए।